अच्छा यही बता दो फिर हम कौन सी यूनिट कर रहे थे, सिलेबस तो होगा ना आपके पास। यूनिट 3। यूनिट थर्ड। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैंने 3 पिलर्स बताया था, कौन कौन से थे वो। एक पिरामिड है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कौन कौन आता है उसके अंदर जिन्होंने पहले क्लास लगाई है। प्रिंसिपल्स टीपी। ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारा इस सब्जेक्ट का नाम है। बीए आप फर्स्ट ईयर वाले हो, ठीक है। उसका एक सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट में हम इकोनॉमिक्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, डिमांड्स, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। ये मैंने इसमें से सिर्फ आपको अभी एक क्वेश्चन करवाया है फर्स्ट यूनिट में से, लॉ ऑफ डिमांड वाला। हम इसको लास्ट में करेंगे इस यूनिट को, क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो मैं इसका हर पार्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगी। सेकंड हमने किया था कंजप्शन फंक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर हमने किया था। ये फर्स्ट पिरामिड आता है, जैसे पिरामिड है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पिरामिड समझते हो ना, पिरामिड की शेप पता है। हाँ जी, पता है पिरामिड की शेप। तो फर्स्ट जो पिरामिड का फर्स्ट पिलर है उसमें कंज्यूमर है, सेकंड प्रोड्यूसर है और थर्ड है मार्केट। हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ लिया है। अब हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं जो मेनली प्रोड्यूसर की ही बात करती है, प्रोडक्शन की बात करती है, ठीक है। थर्ड यूनिट में भी हमने क्या किया है कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन फंक्शन में भी फिर आगे हमने प्रोडक्शन के कौन कौन से लॉज हैं, उत्पादन के कौन कौन से नियम हैं, किन उत्पादन के किन नियमों को ध्यान में रखकर एक उत्पादक उत्पादन करता है। कितने नियम है हमारे पास उत्पादन के, लॉ ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। हेलो, हाँ जी, जिन्होंने पहले क्लास लगाई है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं हमारे पास। उत्पादन के 2 नियम हैं हमारी यूनिट में, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं, और सेकंड है रिटर्न्स टू स्केल। उसमें हमने ये शॉर्ट रन के बारे में पढ़ा था, लॉन्ग रन के बारे में पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का लिटरल जो मीनिंग है, एक बुकिश डेफिनेशन क्या है प्रोडक्शन की, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है, टेक्निकल रिलेशनशिप को शो करता है उत्पादन की मात्रा और उत्पादन के साधनों की मात्रा के बीच और उत्पादन की मात्रा के बीच एक टेक्निकल रिलेशनशिप को शो करता है प्रोडक्शन फंक्शन। फिर हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में पढ़ा था कि शॉर्ट रन क्या होता है, जिसमें हमारे कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं, यानी बहुत कम टाइम होता है एक प्रोड्यूसर के पास प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल फैक्टर का यूज कर, वेरिएबल फैक्टर के साथ फिक्स फैक्टर्स को यूज करके ही हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था लॉन्ग रन क्या होता है। देखिए देखिए, ये कंसेप्ट है जो आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, टोटल, एवरेज, मार्जिनल, ये कंसेप्ट है ना, ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये हर चैप्टर में आएंगी आपकी। हर जगह आपको टोटल, मार्जिनल, एवरेज, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, इनके बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मतलब आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। लॉन्ग रन एक और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में करना है, ऐसे वैसे नहीं बताना कि लॉन्ग रन क्या होता है कि लंबा टाइम, ऐसे नहीं बताते होते। बताना है कि लॉन्ग रन में जो इकोनॉमिक्स में हम बोले कि लॉन्ग रन में जो उत्पादन के सारे साधन होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। हाँ जी, माइक ऑफ कीजिए वंदना प्लीज। तो लॉन्ग रन में जो उत्पादन के साधन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारे क्या करते हैं, वेरी करते हैं। उनमें हम चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग रन इतना लंबा टाइम होता है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन का स्केल चेंज कर सकता है, वो अपनी सारी लेबर को बदल सकता है, पूरी प्लांट एंड मशीनरी को चेंज कर सकता है लॉन्ग रन में एक प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट पढ़े थे, एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर करती हूँ, पीडीएफ है जो, विदाउट पीडीएफ तो, हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है आपको। यस सर। तो लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, ये प्लीज अपने माइंड में क्लियर कर लेना। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं ये पता होना चाहिए, प्रोडक्शन का लिटरल मीनिंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट रन के मैंने जैसे शॉर्ट रन में बताया कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल वेरी करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक
मतलब एक वेरिएबल फैक्टर के साथ हम कुछ फिक्स फैक्टर्स को लेकर प्रोडक्शन करते हैं। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि शॉर्ट रन है, आपको एक जमीन पर, एक भूमि पर आपको खेती करनी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फिक्स फैक्टर क्या है, हमारे पास यहाँ पे फिक्स फैक्टर है लैंड, वो भूमि जिस पर हमें खेती करनी है, और वेरिएबल फैक्टर कौन सा है, लेबर, ठीक है। अब आप क्या करोगे शॉर्ट रन में, उस फिक्स फैक्टर के ऊपर आप लेबर को बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ठीक है। फिक्स फैक्टर के साथ आप वेरिएबल फैक्टर का यूज करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, वो होता है शॉर्ट रन। फिर आते हैं हमारे पास लॉन्ग रन, लॉन्ग रन की जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो लॉन्ग रन है वो बहुत लंबा टाइम है, जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके चेंजेबल होते हैं, वेरी करते हैं, और आप उनको चेंज करके, ठीक है। आप लॉन्ग रन में क्या कर सकते हो, आप लॉन्ग रन में तो लैंड भी बदल सकते हो। मान लो आपकी फर्टाइल लैंड नहीं है खेती करने के लिए, आप क्या कर सकते हो लॉन्ग रन में, या तो आप उसको ही फर्टाइल बनाओगे, समझ रहे हो, अच्छे बीज यूज करोगे, खाद यूज करोगे, या फिर आप लैंड भी चेंज कर सकते हो कि आप कहीं और भी खेती कर सकते हो, उस लैंड को बेच दो, दूसरी लैंड को खरीद लो, ठीक है। यानी बहुत लंबा टाइम है, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज कर सकते हैं, और जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके प्रोडक्शन करते हैं तो यही हम लॉन्ग रन में स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारे पास कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से कंसेप्ट हैं उसके अंदर। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट आता है, कि जब हम एक वेरिएबल फैक्टर का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं शॉर्ट रन में, तो उस वेरिएबल फैक्टर ने जितना प्रोडक्शन किया है वो टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है। मैंने जैसे उस दिन भी बताया था कि मान लो एक लेबर है, शॉर्ट रन में 15 दिनों में उसने जितने पेन बनाए हैं, ठीक है, या जितनी उसने नोटबुक प्रोड्यूस की है, मान लो 15 दिन में उसने 200 या 2000 नोटबुक बनाई है, तो उसका क्या है, वो उसका टोटल प्रोडक्शन है, कि एक लेबर ने 15 दिन में टोटल प्रोडक्शन कितना किया है नोटबुक्स का, 2000, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, कि मान लो उस एक लेबर मतलब 15 दिन में आपने 10 लेबर लगाए हैं, 10 लेबर ने 2000 का प्रोडक्शन कर दिया, ठीक है। अब पर लेबर कितना प्रोडक्शन हुआ है, एक लेबर ने कितनी नोटबुक बनाई है 15 दिनों में, वो है आपका एवरेज प्रोडक्ट। फिर आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, मान लो 10 लेबर थे, 10 में से भी आपने अब क्या किया, आपको 11वें लेबर की जरूरत पड़ गई, जब 11वां लेबर आप यूज करते हो ना, जब 11वें श्रम की इकाइयों को आप यूज करके प्रोडक्शन करोगे, तो उस प्रोडक्शन को करने से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा वही आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है, ठीक है। फिर मैंने लॉज ऑफ प्रोडक्शन बताया था, मैं अभी जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि जो जो हमने पीछे किया है, क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप आया है, मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ जो जो किया है हमने, मोटा मोटा सा थोड़ा, ठीक है। फिर हमने लॉज ऑफ प्रोडक्शन किए थे, कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, 2 होते हैं इकोनॉमिक्स में, रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू फैक्टर कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, बताओ, रिटर्न्स टू फैक्टर है जो ये लॉ है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में मैम। शॉर्ट रन में। ये बहुत देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, आगे आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बैठते हो और मान लो उसमें इकोनॉमिक्स आती है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की। मान लो अभी आप बीए कर रहे हो, कल आप एमए करोगे, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करोगे, फिर उसके बाद आपका मन होगा कि मैं नेट जीआरएफ क्लियर करूँ, तो उस टाइप में उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको बेसिक पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका जो रिटर्न्स टू फैक्टर है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होगा, और रिटर्न्स टू स्केल है वो आपका लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा। रिटर्न्स टू फैक्टर हमने किया था कि जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज करके प्रोडक्शन करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा और कांस्टेंट होगा, देन वो क्या करना होगा, डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में क्या है, टोटल प्रोडक्ट, ये रहा हमारा, ये ग्राफ है, ये टीपी का ग्राफ है हमारा। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो जीरो से, ओरिजिन से स्टार्ट है ये लाइन, ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये ओरिजिन से स्टार्ट है, यानी जब हमारा प्रोडक्शन जीरो था तो टीपी भी हमारा जीरो था। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा टीपी इंक्रीज हुआ, ई पॉइंट तक क्या है, टीपी हमारा क्या हो रहा है, ई पॉइंट पर इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, ये बढ़ती हुई दर पर, ठीक है। F2G क्या है, यहाँ पे जो बढ़ने की रेट है, वो दर है ना, वो कम है, बढ़ तो रहा है पर पहले जितना नहीं बढ़ा, बढ़ने की दर कम है। G पॉइंट पर क्या हुआ, टीपी आपका मैक्सिमम हो गया,
और जी के बाद क्या होता है, टीपी आपका कम होना शुरू हो जाता है। अब इसके रीजंस आते हैं इकोनॉमिक्स में कि भाई टीपी आपका बड़ा है शुरू में, जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा है तो क्या क्या रीजन था कि टोटल प्रोडक्ट इतना तेजी से बढ़ा इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हो, आपने पेन बनाए तो क्या रीजन था भाई शुरू शुरू में कि लेबर ने जल्दी जल्दी काम किया, 15 दिन में इतने मतलब 2000 पेन उसने बहुत अच्छी रेट से, उसने इंक्रीजिंग रेट पर उसने प्रोड्यूस कर दिए लेबर ने। क्या रीजन रहा होगा? एक तो फर्स्टली तो यही आ जाता है कि रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा स्टार्टिंग में, जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हो तो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है ना हमें। हेलो, हेलो। हाँ जी स्टूडेंट्स, जब आप प्रोडक्शन करते हो शुरू में, जब आप प्रोडक्शन शुरू करोगे तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी कंपनी शुरू करते हो, मान लो अब तो ऑनलाइन का भी है, मतलब आप कैसे ऐसे कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको लैंड चाहिए, आप अपने घर पे बैठ के भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, छोटा छोटा बिजनेस। तो जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हो, प्रोडक्शन शुरू करने में शुरू शुरू में आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा जाता है, अच्छे से प्रोड्यूस हुआ है सब कुछ, क्या रीजन होगा इसका? आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आपके पास स्किल्ड लेबर है, आपकी लेबर अच्छे से काम कर रही है, ठीक है, मशीन्स अच्छी चल रही हैं आपकी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आपका टीपी है वो बढ़ती हुई रेट पर वो बढ़ेगा, फिर एक टाइम के बाद वो मैक्सिमम होगा और देन वो डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगा। अब डिमिनिशिंग होने के क्या कारण रहे होंगे? कच्चा माल आपको टाइम पे नहीं मिला, ठीक है, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कहीं कहीं मतलब बीच में कंस्ट्रेंट्स भी तो आते हैं ना प्रोडक्शन करते हुए, आपको रॉ मटेरियल टाइम से नहीं मिलेगा, लेबर क्या है, लेबर काम करने की बजाय आराम करना पसंद करेगी। होता है ना कि कई वर्कर्स काम नहीं करते, आप लगा तो लेते हो काम पर वर्कर्स को, पर वो कर नहीं रही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। तो इस वजह से क्या होगा, आपका टीपी गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टीपी की कोरोस्पोंडेंस, ये पूरा डायग्राम आपके पेपर में बनेगा जब आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा, ठीक है, 16 मार्क्स का ये नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। अब टीपी के कोरोस्पोंडेंस ही आपने मार्जिनल और ये एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ भी बनाना है नीचे। जैसे शुरू में हम कैसे बताएंगे, रिलेशनशिप आता है टीपी एपी और एमपी में, ठीक है। तो शुरू में क्या है, जब टीपी बढ़ा तो आपका एपी भी इंक्रीज हुआ, ये डार्क ब्लू कलर की जो लाइन है ये एपी है और लाइट ब्लू आपकी एमपी है। जब टीपी बढ़ता है तो एपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं, बट जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट धीरे धीरे डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाता है और आपका जो एपी है वो डिमिनिश होता है, बट उस रेट से नहीं होता जैसे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट हुआ है, ठीक है। ये आपको पूरा रिलेशनशिप बताना है और इसमें से बेस्ट स्टेज क्या है प्रोडक्शन की, वो है आपकी सेकंड स्टेज, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि आइसोक्वांट कर्व क्या होता है। आइसोक्वांट कर्व जो कि इंडिफरेंस कर्व से मिलता जुलता ही है, इंडिफरेंस कर्व में हम कंज्यूमर की बात करेंगे, बट आइसोक्वांट में आपकी प्रोड्यूसर की बात होगी। आइसोक्वांट क्या दिखाता है, सम उत्पाद वक्र, इसके नाम से ही पता लग रहा है सम उत्पाद यानी कि इक्वल प्रोडक्शन, कि एक प्रोड्यूसर दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके कितना इक्वल प्रोडक्शन कर सकता है, उनके कौन से कॉम्बिनेशंस को वो प्रोड्यूस कर सकता है, ये हमें आइसोक्वांट बताता है। आइसोक्वांट हमने इन आइसोक्वांट के कुछ एजम्पशंस हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो सारी की सारी एजम्पशंस पर चलती है। हम कोई भी लॉ की बात करेंगे, किसी भी चैप्टर में हम कुछ भी बात करते हैं ना, तो वहां पर एजम्पशंस जरूर होती हैं और ये एजम्पशंस आपको अपने एग्जाम में लिखनी है, तभी आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव बन पाएगा। आपको 16 में से 12 मार्क्स तभी मिल पाएंगे, 16 के 16 या 14 के 14 मार्क्स कोई नहीं देता, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कोई नहीं देता, इतने 12 11 इतने ही मार्क्स होते हैं, वो भी उसको मिलते हैं जिसने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। तो जब भी कोई लॉ आएगा उसकी एजम्पशंस बतानी है आपने, कोई भी कंसेप्ट आएगा, अब जैसे आइसोक्वांट है इसकी एजम्पशंस आ गई हैं। आइसोक्वांट क्या मानकर चलता है, एजम्पशन का मीनिंग क्या है, मानना ही तो है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा तो ये हमारी थ्योरी एप्लीकेबल होगी अगर ये रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल होती हैं,
ठीक है। तो पहले आइसो क्वांट क्या मान के चलता है कि उत्पादन के दो साधन हैं, उत्पादन के दो ही साधन होने चाहिए, तभी आप आइसो क्वांट को ड्रॉ कर पाओगे। आपकी जो स्थिर आपकी तकनीक है यानी टेक्नोलॉजी है वो स्थिर होनी चाहिए प्रोडक्शन के दौरान। ठीक है। फैक्टर्स डिविजिबल होने चाहिए, विभाज्य जो साधन है वो विभाज्य होने चाहिए, उनका छोटी छोटी मात्राओं में हम यूज कर सकते हो। फिर है तकनीकी प्रतिस्थापन की संभावना, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स है फैक्टर्स के बीच में, वो सब्स्टिट्यूटेबल होनी चाहिए, हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। ठीक है। फिर आता है कि कुशल संयोग। कुशल संयोग का मतलब है कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, उनका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन में यूज किया जाना चाहिए प्रोडक्शन के दौरान। ठीक है। ये आपके आइसोक्वांट इन एजम्पशंस को लेकर चलता है। ये आइसोक्वांट की शेप है इंडिफरेंस कर्व जैसी। देखो, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ओ एक्सिस पर आपकी लेबर है, ओ वाई एक्सिस पर आपका कैपिटल है। इन दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके आप एक प्रोडक्शन के एक कॉमोडिटी के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस आप यूज कर सकते हो, ये हमें दिखाता है। 100 मान लो घड़ी है, आपने 100 घड़ियां बनानी है। 100 घड़ी बनाने के लिए आप क्या करते हो, पहले 90 यूनिट आप कैपिटल लगाते हो, 10 आप लेबर लगाते हो। फिर दोबारा से आप 100 घड़ियां बनाते हो, तो मान लो उसी उसमें प्रोसेस में तो आप क्या करोगे, 60 यूनिट आप कैपिटल लगाओगे, 20 आप लेबर लगाओगे। यानी दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ये शो कर रहा है आपका आइसोक्वांट। ठीक है। जो आइसोक्वांट का जो ये स्लोप है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है। ओरिजिन की तरफ होता है ये झुका हुआ। इसका जो ये जो स्लोप है ये किस वजह से होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि घटती हुई दर पे क्यों होता है, ये डिमिनिशिंग क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है, ठीक है, वो क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है। आपने ध्यान रखना है, जब भी इंडिफरेंस कर्व के स्लोप की बात होगी कि इंडिफरेंस कर्व क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वहां पर उसका रीजन होगा घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर। ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और जब आपसे पूछेंगे कि आइसोक्वांट का ये जो स्लोप है इसको क्या बोलेंगे, मतलब आइसोक्वांट क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका रीजन क्या है हमारा, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन वहां पर भी है, बट वहां पर क्या है, सिर्फ गुड्स का सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पर टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की बात हुई है, टेक्नोलॉजी की बात हुई है। ठीक है। टेक्निकल सब्सटीट्यूशन मीन्स कि आप एक फैक्टर को इंक्रीज करोगे, दूसरे फैक्टर आप एक फैक्टर की मात्रा को बढ़ाते जाओगे, दूसरे की कम करते जाओगे। ठीक है। इसका मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ये आइसोक्वांट की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इंडिफरेंस कर्व की ही तरह है कि आइसोक्वांट क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है। सेकेंड था इसका कि ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, फिर ये एक दूसरे को नहीं काटते। रीजन इसमें दे रखे हैं, जब आप ये करेक्टरिस्टिक्स अपने पेपर में लिखोगे ना, ये विशेषताएं इसकी, तो आपको साथ के साथ बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं काटते एक दूसरे को, इसका रीजन देना पड़ेगा आपको। फिर आता है कि आइसोक्वांट जितना ज्यादा हायर आइसोक्वांट होगा, अब यहाँ पर IQ1 में देखो, IQ1 में 100 वॉचेस बनाई हैं, IQ2 पे 200 घड़ियां बनाई हैं, IQ3 पे 300 घड़ियां बनाई हैं। यानी जितना ज्यादा आइसोक्वांट हायर होगा उतना ही प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है और प्रोड्यूसर जो है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो जब जहां प्रॉफिट प्रोड्यूसर की बात होगी तो वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होगी। ठीक है। जितना ज्यादा ऊंचा आपका आइसोक्वांट कर्व होगा उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। फिर मैंने डिफरेंस भी बताया था कि आइसोक्वांट और इनडिफरेंस कर्व के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है। ये रीज लाइंस थी, रीज लाइंस जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बताती है कि इन इन पॉइंट्स के अंदर रहकर ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो, इसके बाहर आप प्रोडक्शन करोगे तो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर आइसोकोस्ट लाइन थी, आइसोकोस्ट लाइन वही कि आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, दो साधन हैं आपके, कैपिटल और लेबर, इन दोनों के दिए होने पर आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हो, कितनी आपको कॉस्ट आएगी, वो आइसोकोस्ट लाइन आपकी दिखाती है। आज हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हेलो हेलो।
हाँ जी, समझ में आए यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, ये मैंने आपको रिवाइज करवाया है, जितना हमने किया है ना इस यूनिट में अब तक, वो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है एक, कि हमने यहाँ तक कितना किया है। आज हम करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इससे पहले सेकंड यूनिट में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया था, और क्योंकि उसमें कंज्यूमर की बात थी। बस इस पर इस जो थर्ड यूनिट है, इसमें पूरी की पूरी प्रोड्यूसर की बात है। वो प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम में होगा, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा, जब किसी को ही हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट, मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन, न्यूनतम लागत संयोग, ठीक है, या साधनों का इष्टतम संयोग। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, वंदना माइक ऑफ कर लीजिए। तो आज हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन थी ना, कि अगर दो कंडीशन ये फुलफिल हो जाएंगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा, वैसे ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की भी दो कंडीशन है। कौन कौन सी दो कंडीशन है, ये रही देखो। सबसे पहले तो यही है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, यानी संतुलन बिंदु पर, सम लागत रेखा सम उत्पाद वक्र का स्पर्श बिंदु होनी चाहिए। ये आपकी सम लागत रेखा है, आइसोकोस लाइन है या आपकी ग्राफ में एएफ, ठीक है। ये एएफ है जो डार्क ब्लू लाइन है, ये आपकी आइसोकोस लाइन है। ये कह रहे हैं कि इस पे जो आइसोकोस लाइन पर जो आइसोक्वांट कर्व है ना प्रोड्यूसर का, वो टेंजेंट होना चाहिए, यानी वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो आइसोकोस लाइन को स्पर्श करे, टच करे वो उसको, तब एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं ये, कि उस टेंजेंट पॉइंट पर भी ना जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है कि मतलब ऐसे झुका हुआ होना चाहिए ओरिजिन की तरफ, जो अपनी आइसोक्वांट की शेप होती है, तभी एक आपका एक प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ऊपर देखो लिख नहीं रखा ये पूरा, MRTS-LK इज इक्वल टू MPL ओवर MPK इज इक्वल टू PL ओवर PK, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन किसकी, लेबर और कैपिटल की, वो किसके इक्वल होने चाहिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल एंड इज इक्वल टू W ओवर R। जब हम लेबर को रिवार्ड देते हैं इकोनॉमिक्स में, लेबर को रिवार्ड किस टर्म्स में मिलता है बताओ। आपने लेबर को रखा है, लेबर को क्या दोगे आप बताओ, लेबर को रिवार्ड आप किस फॉर्म में दोगे, किसी को पता है? लेबर को तो हम वेजेस देते हैं, फॉर्म पूछ रही हूं मैं कि किस फॉर्म में, आप सैलरी तो नहीं बोलोगे, वेजेस बोलोगे, ठीक है। लेबर को वेजेस मिलती हैं। लैंड को क्या मिलता है, जब आप लैंड को किसी को देते हो कि आप मेरी लैंड पे प्रोडक्शन कीजिए, या आपने कोई इमारत बना रखी है, कोई आपके पास मतलब कोई बिल्डिंग आपकी खाली है, आप उसको दे रहे हो किसी को कि आप ले भाई तू यहाँ पे दुकान कर ले अपनी, तो वो आपको क्या देगा उसके बदले में, रेंट देगा मैम। रेंट देगा। लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर के बदले क्या मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा, ठीक है। कैपिटल को क्या मिलेगा, कैपिटल को अगर आप दे देते हो दूसरे को, आपने अपना पैसा दे दिया किसी को उधार, वो कैपिटल है आपकी, असेट है वो, कैपिटल पे प्रॉफिट, डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। कैपिटल को देने पर क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर है जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, उसको क्या मिलते हैं, प्रॉफिट। मैम कैपिटल पे डिविडेंड मिलता है ना? हाँ जी, डिविडेंड मिलता है ना मैम कैपिटल पे, जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट बोल रहे हो तो डेट पे मिलेगा। अगर हमने नहीं नहीं जैसे नहीं, कोई इकोनॉमिक्स में कैपिटल को अगर आप देते हो ना रेंट पे, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स में। ये मतलब जो पीछे से मतलब पहले से ही डिसाइड है, कॉन्सेप्चुअल है ये। डिविडेंड आप जा रहे हो थोड़ा कॉमर्स वाले उसमें। हाँ कॉमर्स वाली, क्योंकि देखो कैपिटल दो टाइप की होती है, इक्विटी हाँ कैपिटल हाँ और प्रेफरेंशियल कैपिटल। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो उस कैपिटल पे तो डिविडेंड ही मिलता है, बट आप जो हम इंटरेस्ट, अभी कैपिटल को एग्रीगेट लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मेरे पास पूरी कैपिटल है, मैं कैपिटल को डिवाइड नहीं कर रही हूँ, मेरे पास अभी मेरे पास पूरी कैपिटल है। जैसे आप कह रहे हैं कि कैपिटल 2 टाइप की होती है, नहीं मैं फुल कैपिटल की बात कर रही हूँ, कि कैपिटल के बदले आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप
कैपिटल को क्या करते हो, अपनी कैपिटल को आगे किसी और को देते हो, जो भी है आप अपनी मनी को किसी और को देते हो, आपने मनी को स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। कैपिटल को क्या हम्म। मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर मैंने क्या बोला कि जब ये कंडीशन फुलफिल होएगी ना कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइड में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, इन दोनों का मार्जिनल प्रोडक्ट कितना है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इनके प्राइस के, प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल। वो कहां पर है, ई पॉइंट पे है। फिर मैंने आपसे पूछा कि लेबर को क्या मिलता है, ये मैंने क्यों पूछा, क्योंकि इसके इक्वल में लिख रखा है वेजेस ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कैपिटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेबर का वेजेस। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ना, ये पूरी इक्वेशन लिखनी है आपने पेपर में, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब क्या होगा, आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा, उसके प्रॉफिट वहां पर मैक्सिमाइज होंगे। और ये कहां पर है, ई पॉइंट पर है। ई पॉइंट पर आपका जो आइसो क्वांट है वो क्या कर रहे हैं, वो आइसो कोस्ट को टच कर रहे हैं, देखो स्पर्श किया E2 पॉइंट पर और कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, और यहीं पर ये कंडीशन MRTSL के ये पूरी फुलफिल होती है। तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ये आपने पूरा ऐसे ग्राफ बनाना है। देखो इसमें इसने ना 3 बनाई है आइसो क्वांट, ये आपके ऊपर है, आप सिंगल से भी काम चला सकते हो, यानी जितना बताया गया ना, मतलब जितना आपको बताना है आप उतना बना सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, सिंगल आइसो कोस्ट लाइन ड्रॉ करोगे ये, ठीक है, AF आइसो कोस्ट लाइन ड्रॉ की, और क्या करोगे, ये आइसो क्वांट जो है IQ2 बस ये बना दोगे। इस पे अगर आप ये भी दिखा देते हो ना, आइसो क्वांट को ऐसे टच करता हुआ आईसी कर्व को, सिर्फ एक आइसो क्वांट, तब भी आपका ये आंसर सफिशिएंट है। ये तो इसने आपको समझाने के लिए बनाया है कि आइसो क्वांट 1 है, देखो यहाँ पर तो कंडीशन फुलफिल नहीं है क्योंकि ये तो आइसो कोस्ट को टच नहीं कर रहा है, ये तो कट कर रहा है, इसको टच नहीं किया इसने। फिर जो ऊपर वाला आइसो क्वांट 3 है, ये क्या है, बहुत ज्यादा हायर है, इसने भी टच नहीं किया, टेंजेंट नहीं हुआ ये आइसो कोस्ट लाइन के, इस वजह से यहाँ पर भी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो सिर्फ E2 पॉइंट पर एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया ये, हेलो? यस मैम। ठीक है, ये एक्सपेंशन पाथ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, पहले तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम था, और आज है सेकंड हमारा रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड लॉ ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा है रिटर्न्स टू फैक्टर, और सेकंड है हमारा रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल कब एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में, बताओ? लॉन्ग रन में मैम। लॉन्ग रन में एप्लीकेबल होगा। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि आपको अपना स्केल चेंज करने में, स्केल का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में, आपका प्लांट, ठीक है, आपका प्लांट, आपके प्लांट का साइज क्या है वो स्केल है इकोनॉमिक्स में। तो आप एक फॉर्म को स्केल चेंज करने से जो रिटर्न्स मिलेंगे ना, वो रिटर्न्स टू स्केल है। जैसे कि सब हमारे पास तीन कैटेगरी आती है इसकी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, देखो नाम में ही मीनिंग छुपा है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये कैसे मिलेगा कि मान लो जितना आपने लेबर और कैपिटल लगाया है ना, आपने जैसे ये डायग्राम है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का, कि आपने 50 घड़ियां बनानी है, आप क्या कर रहे हो, 2 यूनिट आपने लेबर की लगाई, 2 कैपिटल की लगाई, ठीक है, 2 यूनिट कैपिटल की और 2 यूनिट लेबर की लगाकर अगर आप 50 घड़ियां प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, जैसे ही आप क्या करोगे, 4 यूनिट कैपिटल के लगाओगे, 4 यूनिट लेबर के लगाओगे, जैसे ही आपने इनपुट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, इनपुट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते ही अगर आपका आउटपुट बढ़ जाता है, यानी जिस हिसाब से आपने इनपुट्स लगाए थे ना, फैक्टर्स लगाए थे, उससे ज्यादा अगर आपका आउटपुट बढ़ा है तो आपका वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। पहले आपने 50 घड़ियां लगाई थी, अब आप क्या कर रहे हो, 4 यूनिट कैपिटल और लेबर के लगा के आप 120 घड़ियां बना रहे हो, यानी कि 50 कहाँ पर 50 घड़ियां, देखो कहाँ 120, आपका आउटपुट जो है वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर आता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, यानी कि जितने आपने इनपुट्स लगाए थे ना, जितनी आपने लेबर और कैपिटल लगाई थी, प्रोडक्शन क्या हुआ है, उससे कम हुआ है, उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना आप चाहते थे, प्रोडक्शन आपका क्या हुआ है, पहले से कम हुआ है। जैसे इसने ये दिखा रखा है कि पहले तो आपने 4 यूनिट, ये ऑपोजिट होगा, पहले तो आपने 4 यूनिट लगाई थी, सॉरी 2 यूनिट लगा के आप क्या कर रहे थे,
50 घड़ियां बना रहे थे। अब आप क्या करते हो, इनपुट्स को बढ़ाकर, यानी इनपुट्स की यूनिट, इनपुट्स क्या है हमारे यहाँ पे, लेबर और कैपिटल। जैसे ही आप इनकी यूनिट्स को इंक्रीज करते हो तो इनपुट्स के इंक्रीज होने से आपका आउटपुट उतना इंक्रीज नहीं हुआ, सिर्फ आप 80 घड़ियां ही बना पाए। पहले तो आप 120 घड़ी बना रहे थे, 4 इनपुट और 4 कैपिटल और लेबर लगाकर। अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 80 घड़ी बना पाए हो, यानी कि जिस मात्रा में प्रोडक्शन को बढ़ना चाहिए था वो उस मात्रा में वो इंक्रीज नहीं हुआ, वो कम हुआ है पहले से। ठीक है, वो है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जितने मतलब जितने इनपुट्स लगाकर हमें आप ये कह सकते हो कि कम प्रोडक्शन मिलना, जितना आप चाहते थे उतना नहीं मिला, वो आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। फिर है आपके पास कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मीनिंग क्या है कि जितने आपने इनपुट्स लगाए ना उतना ही आउटपुट बढ़ा, सेम सेम लेवल से आपका आउटपुट बढ़ा। आपने पहले 50 यूनिट लगाई थी, सॉरी 50 घड़ियां बनानी थी, तो आपने 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर का यूज किया था। अब आपने क्या किया, इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ाया, 4 यूनिट बढ़ाई, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो भी इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़ा, यानी कि 50 यूनिट वो और इंक्रीज हो गया। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी सेम रेट पर प्रोडक्शन, सेम रेट पर आपका आउटपुट बढ़ना, वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग में क्या है, ध्यान से देख लो, मतलब ध्यान से सुनो। इंक्रीजिंग में क्या है कि जितना आप इनपुट लगाते हो उससे ज्यादा अगर आउटपुट बढ़ता है, वो है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग क्या है, जितना आपने इनपुट लगाया और आउटपुट आपका कम बढ़ा, इनपुट के अकॉर्डिंग भी नहीं बढ़ा, बहुत कम बढ़ा है, मतलब वो आपका डिक्रीजिंग है। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या है, सेम बढ़ना, जितना इनपुट लगाया है उतना ही आपका आउटपुट बढ़ गया सेम लेवल पर, वो आपका कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। समझ में आया? हेलो, समझ में आ गया? ये आज आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट है। किसी को कुछ पूछना हो? हाँ जी, 3rd यूनिट में से किसी को कुछ पूछना हो? 3rd यूनिट आपकी कंप्लीट है। चलो ठीक है, आज हम 4th यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉस्ट। 4th यूनिट में ना 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पर, ठीक है, और सेकंड बनता है आपका कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरीज हैं हमारे पास, मॉडर्न कॉस्ट थ्योरीज हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 में से आपकी मर्जी है कौन सा करना है अपने एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको दोनों ही करवा देती हूँ, वो आपके ऊपर है, जो आपको उस टाइम पे सही लगे। तो फर्स्ट, कॉस्ट क्या होती है पहले ये बता दो। अब तक तो हम प्रोडक्शन कर रहे थे। अच्छा ये बताओ, कॉस्ट किसके लिए ज्यादा मैटर करेगी? सबसे पहले ये बता दो, प्रोड्यूसर के लिए या कंज्यूमर के लिए? मेन किसके लिए कॉस्ट मैटर करेगी? कंज्यूमर के लिए मैम। कंज्यूमर तो देखो, कंज्यूमर तो बाद का पार्ट है ना, पहले तो आपको कुछ प्रोड्यूस करना है। अब ये बता दो, आप तभी प्रोड्यूस कर पाओगे ना कुछ जब उसकी कॉस्ट कम से कम आएगी, समझ रहे हो? अगर कॉस्ट कम आ रही है तभी आप प्रोड्यूस करोगे, अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आप क्या करोगे, प्रोड्यूस ही नहीं करना पसंद करोगे, आप तो खरीदना प्रेफर करोगे ना। जैसे हम, आपने ट्रेड का तो पढ़ा होगा, पहले इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ा है कभी किसी ने? न्यूज वगैरह तो पढ़ते होंगे। यस मैम। मान लो हम चावल बनाते हैं, ठीक है, इंडिया भी चावल बनाता है, बांग्लादेश भी चावल बनाता है, बट जो इंडिया की चावल प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है ना वो ज्यादा है बांग्लादेश से। तो इस मामले में इंडिया क्या करेगा बताओ? वो तो बांग्लादेश से चावल लेना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी तो Yes, कॉस्ट ma'am. ज्यादा ही है, प्रोड्यूस करने में कॉस्ट ज्यादा आ रही है ना, तो वो क्या करेगा, बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जो मतलब जो फैक्टर्स उसको चावल के प्रोडक्शन में लगाने थे वो गेहूं के प्रोडक्शन में लगा देगा, कि मुझे तो गेहूं में ज्यादा फायदा है, चावल में मेरे को घाटा है, चावल को तो मैं आयात करूंगा, ठीक है, और गेहूं को मैं निर्यात करूंगा, यानी मैं चावल की जगह गेहूं को बनाऊंगा, गेहूं को प्रोड्यूस करूंगा। तो कॉस्ट जो है एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से मतलब इम्पोर्टेंट होती है। देखो कंज्यूमर भी ध्यान में रखता है कॉस्ट को, कंज्यूमर ध्यान में रखता है खरीदते समय मतलब, पर जो उत्पादक है, जो प्रोड्यूसर है, वो बनाते समय कॉस्ट को ध्यान में रखता है। जब कोई चीज बनेगी तभी तो आप खरीद पाओगे ना उसको,
समझ रहे हो? तभी खरीद पाओगे ना जब वो बनेगी। तो कॉस्ट एक प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस्ट क्या होती है, बताओ चलो, कॉस्ट होती क्या है? के लिए जो और कम खर्च करनी पड़ती है मैम, उससे कहते हैं। हाँ, आप प्रोडक्शन करते हो, प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो मौद्रिक खर्च करना पड़ेगा ना, रकम, कॉस्ट हमेशा मॉनेटरी यूनिट्स में होगी, आप उसको माप सकते हो कॉस्ट को, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में होगी। जो आपको मौद्रिक खर्च करना पड़ेगा ना, जो मुद्रा आपको देनी पड़ेगी प्रोडक्शन के दौरान, प्रोड्यूस करते हुए, मुद्रा किस फॉर्म में जाएगी? अब फिर मैंने आपको पहले बोला था कि किसको क्या मिलता है, किस फॉर्म में मिलता है, वो वही तो कॉस्ट है। मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने लेबर को हायर किया, लैंड लैंड हायर की मैंने, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर भी मैंने हायर कर रखा है अपने साथ, जो मेरा साथी होगा, ये छोड़ दो, मैं ही एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है, मुझे ही प्रॉफिट मिलना है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैंने प्रोडक्शन किया है तो मैं क्या करूंगी, मेरे को जितना भी टोटल प्रोडक्शन मेरा होगा उसको बेचकर जितने भी मेरे को मतलब अमाउंट मिलेगा, लेबर को वेजेस दे दूंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दूंगी, लैंड को रेंट दे दूंगी, और जो बच जाएगा वो मेरा प्रॉफिट है। यही तो कॉस्ट है, जो हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं वही तो कॉस्ट है, एक प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उत्पादन के साधनों का जब हम प्रयोग करते हैं ना, उनको जो मौद्रिक खर्च देते हैं वही हमारा कॉस्ट है। कॉस्ट किसका फंक्शन होता है? कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। फंक्शन का मतलब, फंक्शन, जहां पर भी फंक्शन वर्ड आएगा तो रिलेशनशिप आएगा। कॉस्ट किसके साथ रिलेशनशिप है? आउटपुट के साथ। जब आप कुछ आउटपुट करोगे, जब आप मतलब कुछ आपका आउटपुट आएगा तभी आपकी कॉस्ट आएगी। जब आप कुछ प्रोड्यूस करोगे ना तभी आप कॉस्ट उसकी दे पाओगे, ठीक है। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। फिर आता है कि जैसे मैंने बोला था कि जब भी इकोनॉमिक्स में बात होगी कॉस्ट की तो हम मॉनेटरी टर्म्स में इसका यूज करते हैं, यानी मौद्रिक लेन देन, मौद्रिक खर्च, वो कॉस्ट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टोटल मॉनेटरी कॉस्ट कितनी होती हैं इकोनॉमिक्स में? दो टाइप की हमारे पास मौद्रिक लागतें होती हैं। फर्स्ट है स्पष्ट लागतें और दूसरी है निहित लागतें। इंग्लिश में मैं इसको बोलूं, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट, अब निहित लागतें, जैसे हिंदी में भी आप निहित का मीनिंग देखो या इम्प्लिसिट का मीनिंग देखो। इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या है? अंदरूनी, ठीक है। कई कई इनपुट्स कैसे होते हैं कि एक प्रोड्यूसर को कुछ नहीं खर्च करना पड़ता। मान लो मेरे पास पहले से ही बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग में फैक्ट्री चला लेती हूँ, ठीक है, तो मेरे को तो अभी कोई कॉस्ट नहीं आएगी क्योंकि बिल्डिंग तो मेरी खुद की है। वो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मैंने उसमें फैक्ट्री चलानी है। अगर तो मेरे पास बिल्डिंग ना होती तो मैं क्या करती, बाहर किसी बिल्डिंग में अपनी फैक्ट्री को लगाती, पर नहीं, अभी मेरे पास बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग वाली जो रेंट वाली कॉस्ट है ना, ये बच गई, ठीक है। यानी कि ये एक प्रोड्यूसर को खुद से ही वो वियर करनी पड़ी है अपने आप ही, उसकी ये कॉस्ट बच गई। पर आप ये देखो, मैं अगर मुझे प्रोडक्शन ना करना होता, मैं उस बिल्डिंग का कोई और उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करता, मैं उस बिल्डिंग को रेंट पर देकर भी तो मतलब कॉस्ट, सॉरी, कुछ मैं क्या कर सकते हैं, मतलब एक्वायर कर सकती थी कुछ भी मनी, उसको, उस बिल्डिंग को दूसरों को रेंट पर देकर। यानी कि मुझे उसकी हानि हुई है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने फायदे के लिए अब उस बिल्डिंग को यूज कर रही हूँ, ठीक है। जो एक प्रोड्यूसर खुद से खुद को उस खुद के साधन पर जो वो कॉस्ट को बियर करेगा ना, वो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? जो वो बाहरी लोगों को जो वो कॉस्ट देगा, जैसे श्रम को वो क्या देगा, वेजेस देगा, उसको रॉ मटेरियल भी खरीदना है, रॉ मटेरियल के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। उसने कहीं से लोन भी लिया है, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कैपिटल जो उसने लगाई है, तो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। जो बाहरी लोगों को भुगतान करना पड़ेगा वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, और जो खुद का वो अपना जो उसने मतलब फैक्टर यूज किया है वो आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है, जिसमें उसका लॉस हुआ है, यानी वो उसका कहीं और यूज कर सकता था, तो अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसने मतलब त्यागी है। तो इस वजह से यहाँ पे ये आपका होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग यह है कि आपने अब सेल्स को इंक्रीज करना है। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, करते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, एड देखते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट एड आती है, मान लो पेंटीन शैम्पू की है या किसी भी आप प्रोडक्ट की लगा लो। वो क्यों कर रहे हैं ऐड? क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ाने के लिए
जो हम खर्च करते हैं ना विज्ञापन पर, यानी एड पर जो हम खर्च करते हैं, वो आपका है सेलिंग कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो उसकी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया जाता है वो आपका है सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हेलो, यस मैम। समझ में आया? अब मैंने Yes, देखो मैं ma'am. आपको बोला था कि आप प्लीज ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन इनको ध्यान में रखना। ठीक है, एवरेज, टोटल, मार्जिनल, ये हर जगह आएगा, हर यूनिट में आपको मिलेगा। अब इस यूनिट में फिर से आ गया। अब हम क्या बात करेंगे कि शॉर्ट रन में कौन सी कॉस्ट होती है और लॉन्ग रन में कौन सी कॉस्ट होती है। शॉर्ट रन में कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि अल्पकालीन लागत हम किसको बोलेंगे, जो हमें फिक्स फैक्टर्स पर अल्पकाल में उठानी पड़ेंगी। समझ रहे हो? अल्पकालीन लागतें कौन सी होती हैं, जो हम शॉर्ट रन में बियर करते हैं। लॉन्ग रन कॉस्ट कौन सी होती है, जो हम लॉन्ग रन में उठाते हैं। अब लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं, तो उन सब पर कॉस्ट आएगी। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो फिक्स हैं और कुछ आपके वेरी हैं, यानी आपके ये लगा लो कि एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरी है, बाकी सारे फिक्स हैं। तो जब हम फिक्स्ड फैक्टर पर भी कॉस्ट को उठाएंगे ना, वो आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट है। समझ में आया? अब मान लो जैसे आपने देखा था कि कोरोना टाइम आया था। कोरोना टाइम में कई फैक्ट्रीज तो चलती रही थी, फैक्ट्रीज मेनली फैक्ट्रीज के जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ना, उसके ऊपर आप ये कह सकते हो बहुत बड़ा अटैक टाइप था। उस टाइम पे लोगों की जॉब चली गई थी, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, फैक्ट्रीज बंद हुई थी। शॉर्ट रन के लिए वो मतलब बंद हुई थी ना, शॉर्ट टाइम के लिए। तब तो क्या हुआ, फैक्ट्रीज तो बंद हो गई। अब वो जिस मान लो किसी ने उस फैक्ट्री को किराए पर लेकर उसमें प्रोडक्शन कर रखा है, अब प्रोडक्शन तो बंद है बट फैक्ट्री का किराया तो फिर भी जाएगा ना। समझ में आ रहा है? प्रोडक्शन तो बंद है पर फैक्ट्री का किराया देना पड़ेगा अभी शॉर्ट रन के लिए। अब उस फैक्ट्री में मान लो किसी ने सिक्योरिटी गार्ड भी रख रखा है। ठीक है, बेशक उसमें प्रोडक्शन बंद है बट उसके अंदर मशीन्स भी हैं, बहुत कुछ है, जिस वजह से उस फैक्ट्री के मालिक ने सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है। और एक आध बल्ब भी जलता होगा भाई, लाइट वगैरह भी जलती होगी रात को, या आप ये लगा लो गेट पर तो जलती होगी लाइट, बेशक प्रोडक्शन बंद है कोरोना टाइम में। तो उस टाइम पे जो कॉस्ट वो बियर कर रहा है ना फिक्स्ड फैक्टर्स पर, फिक्स कॉस्ट, समझ रहे हो? लैंड के ऊपर जो कॉस्ट आई है प्रोडक्शन बंद होने के बाद भी, और जो आपने मान लो ये फॉर एग्जांपल मैंने सिक्योरिटी गार्ड का एग्जांपल दिया है, जो आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा है उसको भी आपने कॉस्ट दी है, बेशक प्रोडक्शन बंद है, वो आपकी शॉर्ट रन में कॉस्ट है फिक्स फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, अल्पकाल में जो क्या बोलेंगे हम उसको, फिक्स फैक्टर्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो कॉस्ट उठानी पड़ती है वो होती है शॉर्ट रन कॉस्ट। और लॉन्ग रन कॉस्ट जो है वो सभी वेरिएबल फैक्टर्स पर उठाई जाती हैं। तो शॉर्ट रन कॉस्ट कौन कौन सी होती है हमारे पास, मैंने बोला था कि टोटल, एवरेज, मार्जिनल, इनको ध्यान में रखना, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, ठीक है, मान लो आपने हम मान लो आपने 2000 नोटबुक बनाई है 15 दिनों में, ठीक है, या 1500 नोटबुक बनाई है। 1500 नोटबुक को प्रोड्यूस करने के लिए जो टोटल खर्चा आया है ना, वही आपकी टोटल कॉस्ट है। ठीक है, 1500 नोटबुक मान लो, आप कह सकते हो कि आपने 10,000 में भी बना सकते हो, 20,000 में भी, तो ये आपका टोटल कॉस्ट है। अब हम इसको शॉर्ट रन में डिवाइड कैसे करते हैं, हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या होती है शॉर्ट रन में, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन की बात है, शॉर्ट रन में कॉस्ट को कैसे डिवाइड करेंगे ये आपको ध्यान में रखना है। शॉर्ट रन में मैंने बोला है कि कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, कुछ वेरी करते हैं। जो फिक्स फैक्टर्स के ऊपर उठाई जाएगी वो फिक्स कॉस्ट है, और जो वेरिएबल फैक्टर के ऊपर उठाई जाएगी वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ पर कंसेप्ट आया है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि आप चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, वो आपको उठानी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, वो आपको उठानी ही पड़ेगी। जैसे मैंने बताया था कि कोरोना टाइम्स में कई फैक्ट्रीज बंद हुई हैं। फैक्ट्रीज मान लो किसी ने अगर रेंट पर लैंड लेकर फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, बेशक प्रोडक्शन बंद है बट उस फैक्ट्री का रेंट गया है। अगर उस फैक्ट्री की आप देखभाल के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रख रहे हो, उसको आप पेमेंट दे रहे हो, तो वो भी आपकी फिक्स फैक्टर के ऊपर कॉस्ट है। यानी प्रोडक्शन जीरो है बट प्रोड्यूसर को खर्च करना पड़ रहा है, वो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है,
सेकेंड आता है टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो ये ग्राफ है आपका FC, यानी आप चाहे एक 0 यूनिट बनाओ, 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, ये फिक्स ही रहती है, फिक्स फैक्टर्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट, ठीक है। फिर आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि जब आपका प्रोडक्शन 0 है तो आपकी कॉस्ट भी 0 है। अगर आप प्रोडक्शन को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी भी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। जैसे ये इसमें टेबल है हमारे पास, जब मेरा प्रोडक्शन 0 है, आउटपुट 0 है, तो टोटल कॉस्ट भी 0 है। जैसे ही मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हूँ, ठीक है, 1 यूनिट बना दिया, 2 बना दिया, 3 बना दिया, तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वो इंक्रीज हुई है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपके ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर ओरिजिन 0 से स्टार्ट होगी तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आपको तो कोई कॉस्ट आई नहीं, ठीक है। शॉर्ट रन में आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी 0 से स्टार्ट होगी, अगर प्रोडक्शन 0 है तो ये भी 0 होगी, और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाओगे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। समझ में आया? हेलो, यस मैम। हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का पता चला। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इसका पता होना चाहिए। शॉर्ट रन में कौन कौन सी कॉस्ट होती है, कैसे डिवाइड करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर आता है कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में भी आगे है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इन दोनों कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसमें देखो टेबल में, ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी TFC प्लस TVC, 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, ऐसे करके हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ। जब हम टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है ये, ऐसे तो आएगा, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे ग्राफ आपको बनाकर देखने पड़ेंगे, ये पक्का आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये टोटल, पहले क्या बनाना है आपने, पहले टोटल फिक्स कॉस्ट बनाना है जो फिक्स्ड रहेगी, हॉरिजॉन्टल रहेगी। देखो जहाँ पे O एक्सिस है ना, इसके हॉरिजॉन्टल ये जो लाइट ब्लू लाइन है, ये आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, ऐसी O एक्सिस के पैरेलल रहेगी ये लाइन। फिर आपने बनानी है TVC, जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी, 0 से ऐसे ऊपर TVC ले जाओ आप, ठीक है। और टोटल कॉस्ट ड्राइव करनी है, यानी TFC प्लस TVC। टोटल कॉस्ट आपकी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी, टोटल कॉस्ट आपकी TFC से स्टार्ट होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी शामिल है ना, जो आपकी 10 है, 10 यूनिट है आपकी, तो ये आपके यहाँ से 10 से स्टार्ट होके ऐसे ऊपर जाएगी, ये आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी। इसको प्लीज ओरिजिन से स्टार्ट मत करना, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट शामिल है, इसलिए ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर से स्टार्ट होती है हमेशा। समझ में आया यहाँ तक? हेलो, यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस इतना मैम। समझ में आया? ओके, चलो फिर आते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम कोस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में। कुछ तो रीजन होगा ना इसको पढ़ने का, इसको यहाँ इसमें इंट्रोड्यूस करने का इकोनॉमिक्स में। तो इन्होंने बताए हैं 2 रीजन, कि मान लो आपका रिसेशन टाइम आता है, मंदी का टाइम आता है, मंदी के टाइम में आप डिसीजन ले सकते हो शॉर्ट रन में कि हम मतलब प्रोडक्शन को जारी रखें या बंद कर दें, ठीक है। मंदी के टाइम में डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या है कि शॉर्ट रन में आपको कॉस्ट पर कंट्रोल रखना है। आप ये भी ध्यान में रख सकते हो कि आपकी कौन सी कॉस्ट बढ़ी है, टोटल कॉस्ट बढ़ी है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है या वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। इनको ध्यान में रख कर डिसीजन लेने के लिए भी हमें कॉस्ट को एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है हमारा एवरेज कॉस्ट, ये अभी शॉर्ट रन की कॉस्ट है, ये सारी ध्यान में रखना, टोटल कॉस्ट से लेके यहाँ तक। ये ट्रेडिशनल थ्योरी है कॉस्ट की। ये है आपकी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मैंने जैसे बताया था कि टोटल कॉस्ट है कि आपने 1500 नोटबुक प्रोड्यूस करी, ठीक है, बट 1500 नोटबुक में से भी आपको एक नोटबुक प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट आई है ना, ईच यूनिट ऑफ सॉरी पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ठीक है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट है। एक नोटबुक को प्रोड्यूस करने में जितनी कॉस्ट आई है वो आपकी एवरेज कॉस्ट है। अब फिर एवरेज कॉस्ट का भी आगे क्लासिफिकेशन है, देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है
और फिर है हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट थी, टोटल फिक्स कॉस्ट थी प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाता है। इसी तरह एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ जाता है। इसको कल करते हैं, ठीक है? हेलो, ठीक है इसको कल करते हैं और प्लीज आप इसको ना पढ़ लेना। एक सेकंड में है। आपको लिंक शेयर करती हूँ। ये कॉस्ट वाला जो हमने किया है ना, टोटल कॉस्ट, ये पढ़ना तभी आपको एवरेज कॉस्ट समझ में आएगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे।